नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, आतंकी सनक की एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सुपर पावर पर आतंकी अटैक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक मार्क्स वाले ने मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर करीब 15 लोगों को जख्मी कर दिया। अमेरिका दहशत में है। आतंकी हमले की आशंका से अमेरिका अलर्ट पर है। इस पूरा मामले का क्या ताजा अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई, पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस साफगोई के साथ यूक्रेन संकट पर अपना पक्ष रखा, वो भारत को ताकत दिखाता है, दुनिया में भारत के दम को दिखाता है। और यही नहीं, 2+2 की मीटिंग के बाद हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान सामने आया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जयशंकर का बयान कैसे अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों के दोहरे चरित्र को सामने रखता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। 48 दिन हो चुके हैं। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही दूर तक आसार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। बम बारूद की चपेट में शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का डर वक्त वक्त पर सामने आ रहा है और एक बार फिर से रूस के कुछ शहरों में केमिकल मातम छाया हुआ है। यूक्रेन वारजोर के ताजा हालात से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। वहीं आपको बताऊंगा कि तेरा स्कूल मेरा स्कूल, यानी तेरे स्कूल से बेहतर मेरा स्कूल है। दिल्ली में स्कूल वाली सियासत पूरे चरम पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों की पड़ताल करने का गुजरात में क्या पहुंचे, दिल्ली की सियासत में तूफान आ गया। दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता देश की राजधानी दिल्ली के कोने कोने में बदहाल स्कूल तलाशने निकल पड़े हैं। और स्कूलों वाली सियासत देश के लिए कैसे अच्छी है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं और देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अमेरिका में एक बार फिर से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। न्यूयॉर्क के सिटी मेट्रो स्टेशन पर गोलाबारी की गई, जिसमें करीब 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। फायरिंग के बाद पूरे न्यूयॉर्क शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और न्यूयॉर्क पुलिस ने हर जगह पर सर्च अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। चश्मदीदों का यह कहना है कि जिस शख्स ने धुआंधार फायरिंग कर सनसनी फैलाई, उसने मास्क पहनकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी गई है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने जांच एजेंसियों को मामले की पूरी तहकीकात करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
साल 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका में बहुत दिनों से शांति थी, लेकिन न्यूयॉर्क की इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिका नागरिकों को सुरक्षा पर सवाल खड़े करने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि जिस वक्त यह हमला हुआ सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेट्रो को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। मेरे साथ डॉक्टर सुमित कुमार इस वक्त अमेरिका से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करूंगा, और मेरे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। यशवंत राज साहब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ, कहा यह जा रहा है कि आतंकी हमला है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, अभी तक तो क्लियर नहीं है कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक है। वन ऑफ द रीजंस कह रहे हैं कि ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं, अभी उस बात में वो जांच पड़ताल हो रही है। और आप जैसे आपने भी बताया, राष्ट्रपति जी को भी बता दिया गया है, ये दिमाग के अटेंशन में ला दिया गया है, और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और अभी तक आपने जैसे बताया 5 लोगों की हो चुकी है। एंड सबवे के प्लेटफॉर्म पर अटैक था, ये आपको ध्यान होगा 2005 में लंदन में भी अटैक हुआ था, सबवे अटैक था। वो बहुत ही हीनस अटैक थे, वो कॉम्बिनेशन 4-5 अटैक थे। तो इस तरह से सबवेज हैव बीन टारगेटेड बाय टेररिस्ट एंड सच थिंग्स, बट दैट्स अगेन। जी डॉक्टर सुमित, 21 साल बाद जो आतंकी हमले से अमेरिका बुरी तरीके से परेशान है, जो हमला सुबह के वक्त किया गया, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या साजिश है? ये देखिए, ये अभी साबित नहीं हुआ कि ये आतंकी हमला, ये जो कहा जाता है जिस तरह से ये मुस्लिम ने किया है या अपने इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ व्हाइट लोग भी जो हैं वो लोग भी करते हैं। तो ये भी तय नहीं हुआ है कि ये इंटरनल ही, क्योंकि गोरे लोग भी यहाँ करते हैं। यहाँ हमला एक हुआ था जो कि पूरे फेडरल जो गवर्नमेंट है उनके बिल्डिंग को गोरे लोग ने पूरा फर्टिलाइजर बम को से उड़ा दिया। हाँ, यहाँ सबवे में अभी 16 लोगों को घायल किया है। 5 फुट 5 इंच आदमी है, मास्क पहने हुए था, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट, गोली चला के 16 लोगों को घायल किया है। कुछ डिटोनेटेड जो है डिवाइसेस पाया गया है। तो ये जो आतंकी हमला जी पूरे लोगों का फासिस्ट, उसको अब जो कह सकते फासिस्ट नहीं, जो उन लोगों का वो लोग भी करते हैं, कई बार कर चुके हैं। तो अब कौन इसके पीछे है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम ही है, कभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनल भी जो है वो लोग करते हैं। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कौन किया है। जी यशवंत राज जी, लेकिन अगर मुस्लिम किया है तो ये बहुत बड़ा बाइडेन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि रिपब्लिकन कहेंगे, लोग कहेंगे कि 4 साल ट्रंप रहे हैं, ट्रंप के शासन काल में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ और बाइडेन में हो गया, तो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अब ये देखा जाएगा जी किसने किया है ये। यशवंत जी, जिस तरीके से पहले धुआं करता है उसके बाद फायरिंग करता है, तो ये आम शख्स तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो प्लानिंग होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेट्रो में जिस तरीके की सिक्योरिटी होती है, इस तरीके के सामान को कैसे ले जाया जा सकता है, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, सिक्योर माना जाता है। आपकी बात सही है, ये तो डेफिनेटली इसमें प्लानिंग है। उसने स्मोक ग्रेनेड यूज किए हैं टू फॉर गेट अवे, तो जाहिर है कि बहुत प्लान और अच्छे तरीके से किया। टाइम भी चूज किया है, पीक ऑफिस टाइम में, जबकि काफी लोग ऑफिस को आ जा रहे होते हैं, तो काफी भीड़ होती है उस समय। तो टाइमिंग भी उसने, जिसने भी किया है उसने चुन के प्लान करके किया है, जगह भी उसने प्लान किया है, तरीका भी उसने प्लान किया। तो प्लानिंग तो है इसमें, बट प्लानिंग में अगेन यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि ये टेररिज्म था, कि इंटरनल कोई डोमेस्टिक स्ट्राइक है। डोमेस्टिक टेररिज्म भी है यहाँ, तो हो सकता है डोमेस्टिक टेररिज्म भी, तो वो है।
तो जरूर आपकी बात सही है, ये तो जरूर इसका प्लानिंग है, इट्स अ प्लान्ड अटैक। ये है बहरहाल कि इज इट अ टेररिस्ट अटैक, इंटरनल टेररिस्ट अटैक और इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक, और इज इट सम, यहाँ पे रेज किलिंग्स भी बहुत होते हैं, किसी को कुछ बंदूक ले लिया, उसने गुस्सा आ गया है, उठा के किसी को उसने मार दिया 4-5 को, तो इस तरह के भी होते हैं यहाँ पे अटैक, काफी होते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो इसको बहुत जल्द सुलझा लेंगी, चूंकि 8:30 बजे सुबह में यह अटैक हुआ है और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाए कि यह अटैक करने वाला कौन था, इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी और किस वजह से इसने अटैक किया। डॉक्टर सुमित और यशवंत जी, न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और अमेरिका में 2+2 वाली दोस्ती शुरू हो गई है। 4 चरणों वाली इस दोस्ती का पहला चरण पूरा हो गया और इस पहले चरण की मीटिंग के बाद अमेरिका भारत की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत अमेरिका के बदलते वक्त के साथ और ज्यादा करीब आ रहे हैं। भारत अमेरिका की 2+2 वाली फ्रेंडशिप पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें बहुत कुछ होने वाला है। 2+2 में भारत की 2 विदेश नीति में दखल अंदाजी मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें वैश्विक संकट, कोविड पैंडेमिक और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता जाहिर की गई। मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा करते हुए बूचा नरसंहार पर चिंता जाहिर की और इसके साथ ही अमेरिका को साफ संकेत भी दे दिया कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना है तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीधी बात करें। यानी कि एक तरफ से पीएम मोदी ने साफ साफ बता दिया है कि शांति के लिए अमेरिका का पूरे विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति से वर्चुअल मीटिंग के बाद दोनों देशों में 2+2 चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 के बाद जानकारी साझा करते हुए ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में बहुत सार्थक और गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान हमने अपने पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिति के बारे में अपने आकलन साझा किए। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और बढ़ाने और मजबूत करने पर बातचीत हुई। बैठक में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने में अहम और हमें पारस्परिक हित के क्षेत्रों में साथ काम करने में सक्षम बनाएगी। ये बैठक भारत और अमेरिका के बीच सामरिक रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने में अहम है और हमें पारस्परिक हित के क्षेत्रों में साथ काम करने में सक्षम बनाएगी। हमारा सहयोग शांति और सुरक्षा बनाए रखने और वैश्विक आम लोगों तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 मीटिंग का पूरा ब्यौरा ट्वीट के जरिए पेश किया। रक्षा मंत्री के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एक उपयोगी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का समापन हुआ। समकालीन चुनौतियों और मुद्दों पर खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा हुई। संकल्प लिया कि हमारी रणनीतिक साझेदारी बढ़ती रहेगी और विश्व मामलों की दिशा को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मोदी बाइडेन मुलाकात में क्या हुई बात? 2+2 से पहले दोनों नेताओं में वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग भले ही वर्चुअल थी, लेकिन पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति में बातचीत पूरे जोश से हुई। इस दौरान बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल और गैस न खरीदने की बात दोहराई।
उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद में तेजी लाना भारत के हित में नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिका से हथियार लेने का प्रस्ताव भी रखा। रूस से तेल आयात करने के बारे में जो टिप्पणी आई या जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस हुए, उसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा सटीक जवाब दिया है। एक तो ये इनकी दोहरी राजनीति है। अमेरिका के यूरोप के सारे कंट्री तो जो हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत के ऊपर वो अपना कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब दिया कि हमारी आवश्यकता है, हमारी नीति है, हम उसे खरीदेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो भारत अमेरिका से लगभग 10 या 11% अपनी रिक्वायरमेंट को वहाँ से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका को तो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यूएस प्रेसिडेंट ने यूक्रेन की मदद का किया स्वागत। बाइडेन ने कहा, हमारे और आपके मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं। कोविड-19 के दौरान हमने हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़े कई चैलेंज फेस किए। हमारे बीच डिफेंस समेत कई सेक्टर में बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। हम दोनों देश दुनिया के लिए लोकतंत्र की मिसाल हैं। भारत ने यूक्रेन को जो मदद दी है उसका मैं स्वागत करता हूं। बूचा नरसंहार को लेकर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाल ही में बूचा में मासूम नागरिकों के मारे जाने की खबर बहुत चिंताजनक है। हमने इसकी निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। आखिर में पीएम मोदी ने अपने मजबूत इरादे को दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कहा, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अपने विकास में अगले 25 साल अमेरिका से मित्रता अभिन्न मान रहा है। वहीं विदेश नीति में किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और भारत ने तेल के खेल में अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। भारत की तेल आयात नीति पर जो सवाल उठने वाले थे, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2+2 की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के रूस से तेल मंगाने पर कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि यूरोपीय देशों की दोहरी नीति उजागर हो गई। भारत अमेरिका में 2+2 मीटिंग के जरिए नए दौर की शुरुआत हो गई। द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के इरादे से 2+2 का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच हुए समझौते तेजी से अमल में लाए जा सके। 2+2 का पूरा मिशन 4 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले दौर की मीटिंग हो चुकी है। पहले दौर की मीटिंग रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के साय में पूरी हुई, और जब मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी पत्रकारों ने भारत की तेल आयात नीति पर सवाल उठाए, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. सुना आपने कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक जवाब में अमेरिका की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स को बेपर्दा कर दिया।
जो अमेरिका रूस से तेल आयात के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी अमेरिका को भारत ने ऐसा जवाब दिया कि वो खुद सवालों के घेरे में फंस गए। दरअसल भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरत का महज 1 से 2% हिस्सा ही रूस से आयात करता है, जबकि 10% कच्चा तेल भारत अमेरिका से आयात करता है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच भी भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा। इसी वजह से भारत पर यूरोपियन देश रूस का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत के जवाब से अमेरिका के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जितना कच्चा तेल भारत रूस से 1 महीने में खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोपीय देश रूस से 1 दिन में खरीदते हैं। अमेरिका को भारत की खरी से बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि उसने इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की होगी कि भारत इस तरह से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की पोल खोल देगा। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि ये नया भारत है जो सच को कहने में जरा भी नहीं चूकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने खरी सुना दी है इस मामले में। वहाँ के विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकन को उन्होंने सीधे कह दिया कि भारत जितनी मात्रा में रूस से अभी तेल आयात कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में रूस से तेल का आयात यूरोप को हो रहा है। अगर अमेरिका को इस बात की इतनी ही चिंता है तो अमेरिका पहले अपने सहयोगी देशों जो कि यूरोप है, यूरोप के देशों को कहे कि वो आयात पर प्रतिबंध लगाएं और उसके बाद ही भारत के द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाए। इस तरह से ये बता दिया गया है कि ये दोहरी नीति जो है वो काम नहीं करेगी अमेरिका की भारत के प्रति, और भारत अपनी तेल की ज़रूरतें अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ से भी उसे मिलेगा वहाँ से आयात करेगा। अमेरिका और भारत के संबंध सालों पुराने हैं, जो साल दर साल और मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई भी भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ते, क्योंकि दोस्ती एक हाथ से नहीं होती। अगर भारत अमेरिका से दोस्ती का सम्मान रखता है तो ये अमेरिका का भी कर्तव्य है कि वो भी भारत की दोस्ती का मान रखे, क्योंकि दोस्ती में आरोपों की सियासत की कोई जगह नहीं। वैसे पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हैं। कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं, और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। अमेरिका और भारत करीबी दोस्त हैं और इसी दोस्ती की गवाह पूरी दुनिया है। वक्त बदला, लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती साल दर साल और पक्की होती चली गई। यही वजह है कि आज की तारीख में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है तो मेरा मानना है कि वो आज एक बड़े मैच्योर्ड रिलेशनशिप है। हमारी ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो पिछले दशक में काफ़ी सुदृढ़ हुई है, और उसमें हमारे डिफेंस सिक्योरिटी के जो डायमेंशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। गहरी दोस्ती के बावजूद तेल आयात की नीति पर अमेरिकी मीडिया ने जो मनगढ़ंत आरोप लगाए, उनका जवाब तो भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें दे दिया। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे भारत और अमेरिका की दोस्ती पर कोई फर्क पड़े। भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त बने रहेंगे। वक्त के साथ मजबूत होती भारत अमेरिका की दोस्ती इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।